तो दोस्तों आज हम क्लास 12 के राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ पहला चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ यानी देश के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है मैं बता दूँ आपको पहले ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखना। पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधना, सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना था। दूसरा लोकतांत्रिक स्थापित करना। तीसरा समान रूप से आर्थिक विकास करना। आगे चलते हैं, आगे बताऊंगा। पहले वाला क्वेश्चन देखिए, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट से आप क्या समझते हैं? तो बताता हूँ, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया है। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद किन बातों को लेकर आम सहमति बनी? आज़ादी के बाद मुख्य रूप से 2 बातों को लेकर आम सहमति बनी थी। पहला, देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक माध्यम से चलाई जाएगी। दूसरा, सरकार सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। और फिर आज़ादी के बाद देश में कितनी रियासतें थी? 565। अब वो आ गया राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी? तो यहाँ पर देख लो, पहला एकता के सूत्र में बांधना। आज़ादी के बाद देश के समक्ष मुख्य चुनौती की एकता के सूत्र में बांधना। भारत एक विशाल भूखंड वाला देश है जहाँ 565 देशी रजवाड़े विभिन्न जातियों के अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, उनको एक साथ करना था। ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। दूसरा, लोकतांत्रिक स्थापित करना। दूसरी प्रमुख चुनौती थी कि लोकतंत्र स्थापित करना। बहुत सारे लोगों का मानना था कि भारत लोकतंत्र मात्र विकसित व समृद्ध देश और साक्षर देश में ही लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, परंतु भारत एक विकासशील देश था। वह 15% लोग साक्षर थे। तीसरा, समान आर्थिक विकास करना। तीसरी मुख्य चुनौती थी समानता पर आधारित आर्थिक विकास करना, जिससे विकास कार्यों का लाभ सिर्फ किसी एक वर्ग को नहीं अपितु संपूर्ण वर्ग को। मतलब इसका कहना है कि पिछड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सरकार अलग अलग कानून बनाए, यही सब है। फिर भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण। पहला कारण है मुस्लिम लीग की स्थापना। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ये भी एक कारण बन गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाए। तो इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना। 1909 प्रथम निर्वाचन मंडल, इसको फुट डालो राज करो नीति भी कहते हैं। इसमें मतलब प्रथम निर्वाचन मंडल आया था ना, तो उसके कारण भी भारत और पाकिस्तान को अलग करो। तीसरा, 1920 से 30 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे मुस्लिम और हिंदुओं के बीच, तो ये भी एक कारण बन गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अलग वो किया जाए, अलग अलग देश बनाया जाए। तीसरा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। हिंदुस्तान 2 कौमों का देश है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 1932 में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत लगाया गया था। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यह 16 अगस्त 1946 को लाया गया था। तो विभाजन की समस्या क्या क्या हो सकती है? पहली समस्या, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यकों से, केवल 2 इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूरब में था। मतलब एक इलाका पूरब में जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते थे और एक इलाका पश्चिम में जहाँ भी मुसलमान ज़्यादा रहते थे। तो एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया था। तो यह फैसला हो कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल किए जाएंगे, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान, और भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा बीच में। दूसरी समस्या, मुस्लिम बहुत इलाकों में पाकिस्तान में जाने को राजी हो ऐसा भी था। मतलब मुस्लिमों का कहना था कि वो पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें यही रहना जहाँ रह रहे हैं। तो ये भी एक समस्या थी और वो भी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ थे। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक। तीसरी समस्या बहुत विकट थी। तो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इनमें जिले अथवा अनेक निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। इनका कहना था कि 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया। मतलब उनका कहना है कि जो ब्रिटिश इंडिया मुस्लिम है ना, उनको अलग रहना पसंद नहीं था, वो एक ही जगह पर रहेंगे और उसमें बहुत सारे बहुसंख्यक भी थे, जिसके कारण से पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। ये भी समस्या तो बहुत बड़ी। और चौथी और विभाजन की सबसे अद्भुत कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। जो अल्पसंख्यक होते हैं बहुत कम लोग, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके पाकिस्तान में वो लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की बड़ी आबादी थी। सब लोग एक तरह से सांसद में थे। विभाजन के क्या परिणाम थे तो बताता हूँ। विभाजन के सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरे जगह जाने की मजबूर हुई थी। आज़ादी का स्थानांतरण आकस्मिक और अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था।
पहला, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को अपहरण होने लगा, बलात्कार की घटना, जबरन शादी, कुल की इज्जत बचाने के लिए उन्हें मार दिया जाता था। हिंसा घटना, मारकाट के अंतर्गत दोनों समुदायों के बीच हिंसा घटना हुई जिसमें 15 से 10 लाख लोग मारे गए थे। अन्य वस्तुओं का बंटवारा, इसमें कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, रेलवे कर्मचारी इत्यादि का बंटवारा किया गया। और शरणार्थी, इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर और 80 लाख शरणार्थी भारत आए। रजवाड़ों का विलय करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो मैं बता देता हूँ, रजवाड़ों को विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने एक सहमति विलय पत्र बनाया था जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हर रजवाड़ों के पास जाकर उनसे हस्ताक्षर करवा लेते थे कि आप हमारे विलय रजवाड़ों राज्यों में विलय होना चाहिए, तो हाँ कर देते तो ठीक है, लेकिन 4 राज्य नहीं मानते थे। तो पहला बता देता हूँ, मणिपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और एक और क्या नाम था उसका, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, एक और नाम बोल रहा हूँ, अभी रुको बताता हूँ। हाँ, जूनागढ़ भी था। चलो, अब देसी रजवाड़ों की इन चर्चा से 3 बातें सामने आई। तो पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, ये तो बात आ गई थी। दूसरी बात क्या कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि कल जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्न रजवाड़ों को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया। तीसरी बात, विभाजन के पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम उठा। मतलब एकता का, क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल ज़्यादा उठ रहा था। तीसरी बात ये सामने आई। अब ये क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद का विलय करना क्यों कठिन था, समझाइए। तो हम पहले बता देंगे कि हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यह चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरा हुआ था, ठीक है, यह बात। और हैदराबाद के शासक का नाम निजाम था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन छोड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे, वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं, निजाम के शासन सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी, महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ी। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेसी इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन का देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, से रजाकार कहा जाता था। मतलब इसका कहना है कि जो वहाँ के लोग थे ये बहुत अत्याचार करता था महिलाओं पर और हिंदू लोगों को ज़्यादा वो बनाता था अपना, जो कह सकते हैं ना, जुल्म करता था हिंदू लोगों पे, महिलाओं पर। तो इसके लिए उन सब ने एक आंदोलन चलाया निजाम के खिलाफ। तो निजाम ने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया जिसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी था। रजाकार गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपने सामने, जैसे मैंने बोला हिंदू, रजाकारों के सांप्रदायिक व अत्याचारी खेमों को देखते हुए भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में लंबे संघर्षों के बाद रजाकारों को काबू में किया और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब उन्हें पकड़ लिया था। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो याद रखना, मणिपुर को भारत में विलय करने में क्या समस्या आई। तो पहले बता देंगे, आज की आज़ादी के पहले मणिपुर के महाराज कौन थे? भोज चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बदले उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराज ने 1948 में जून में चुनाव करवाया और चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जब सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, मणिपुर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुनाव हुए? वो है मणिपुर, याद रखना। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराष्ट्र पर मणिपुर को भारत संघ में मिलाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला व इसमें भारत सरकार को सफलता मिली। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा।